गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हरियाणा का लोक संगीत और संगीत में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र। कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे दोस्त हम हरियाणवी संगीत के अंदर यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि बात करें हम संगीत की, तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत बच्चों एक कला रूप है जिसका माध्यम ध्वनि और मौन है, जो समय के साथ क्या होता है, चरित होता है। संगीत के जो सामान्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संगीत के सामान्य तत्वों में एक पिच होता है, पिच, एक लय, एक गतिकी और एक समय व बनावट, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब भी हम म्यूजिक का जिक्र करेंगे, संगीत का जिक्र करेंगे, तो इसके जो सामान्य तत्व होते हैं वो ये चार तत्व होते हैं: पिच, लय, गतिकी, समय और बनावट। आपको पता होना चाहिए कि जो पिच है ना, वो माधुर्य और सामंजस्य को नियंत्रित करने का काम करती है। बच्चों संगीत कला में हम किसका प्रदर्शन करते हैं? संगीत कला का, कला के भीतर जो विभाजन होता है, संगीत कला के अंदर बच्चों जो हम प्रदर्शन करते हैं, एक तो ललित कला का, एक श्रवण कला का और एक प्रदर्शन कला का। तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत कला का, कला के भीतर विभाजन होता है और वो विभाजन किस तरीके से होता है। प्रदर्शन कला के अंदर, ललित कला के अंदर और श्रवण कला के अंदर ये आपका विभाजन होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा का जो लोक संगीत है, लोक संगीत का मतलब है लोगों के द्वारा गाया जाने वाला मेरे दोस्त संगीत या म्यूजिक। तो हरियाणा का जो लोक संगीत है वो पुराने जमाने के शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो अभी तक अपना जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि हरियाणवी जो लोक संगीत है ना, वो कौन से संगीत से संबंधित है? तो आप सभी को बोलना है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। मेरे दोस्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस हमें अपने संगीत के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हरियाणा का जो लोक संगीत है मेरे दोस्त, उसको हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कितने श्रेणियों में विभाजित करते हैं? दो श्रेणियों के अंदर हम उसे विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो प्राचीन जो हमारी कहानियां हैं, उन प्राचीन कहानियों के ऊपर जो हम गीत वगैरह गाते हैं, तो मेरे दोस्त एक हमारा जो संगीत होगा वो प्राचीन कथाओं के ऊपर होगा और एक हमारा संगीत जो होगा वो देश पक्ष संगीत होगा, ठीक है, जिसमें हम देशभक्ति के गाने या अपने देश का जो कल्चर है उसके ऊपर आधारित जो गीत होंगे वो हम गाने का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो संगीत है वो दो तरीके का है, एक शास्त्रीय रूप में है और एक मेरे दोस्त गाथा गीत के रूप में है। तो शास्त्रीय रूप और गाथा गीत के रूप में अपने हरियाणवी संगीत को हम मुख्यतः दो श्रेणियों के अंदर डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। अपना जो हरियाणवी संगीत है उसके अंदर आमतौर पर जिस वाद्य यंत्र को सबसे ज्यादा बच्चों पसंद किया जाता है वो वाद्य यंत्र होता है सारंगी। क्या होता है? सारंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने हरियाणवी संगीत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होगा वो क्या होगा? सारंगी होगा। और बच्चों सारंगी से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस सारंगी को हरियाणा में प्रसिद्धि जो दिलाई है वो किसने दिलाई है? तो आप बोलेंगे जोगियों ने। तो गांवों में जोगी होते हैं, सभी गांवों के अंदर होते हैं, है ना। तो हरियाणा में बच्चों सारंगी को प्रसिद्धि किसने दिलवाई? तो याद रखना है सभी बच्चों को कि हरियाणा के अंदर सारंगी को प्रसिद्धि बच्चों जोगियों ने दिलाई, जोगियों ने, ठीक है। क्वेश्चन एक आपसे यह भी पूछा जाता है कि हरियाणा के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सारंगी वादक हुए हैं वो कौन हुए हैं? आपसे कोई ये पूछ ले बच्चों कि हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक, तो आपको बोलना है मामन खां।
तो मामन खां हरियाणा के सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक माने गए हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि मामन खां कहाँ के रहने वाले थे, तो मेरे दोस्त ये रहने वाले थे पानीपत के। कहाँ के रहने वाले थे ये? पानीपत के रहने वाले थे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक कौन हुए हैं? मामन खां। और मामन खां कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई? अपर्णा सिंह, बेटा जो सिलेबस आपका चल रहा है ना, एक बार उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब मान के चलिएगा मैं तुम्हें म्यूजिक पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का क्या रोल रहता है, तो इसका मतलब तो या तो मैं बेवकूफ़ हूं या फिर आप बेवकूफ़ हो कि म्यूजिक की क्लास के अंदर, लोक संगीत की क्लास में आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में चर्चा मेरे से कर रहे हो। जब मैं पढ़ा रहा था तब आप लोग कहाँ थे? है ना? हाँ सर जी, आजकल हरियाणा में जो है ना संगीत ये नहीं चलता, बिल्कुल आजकल हरियाणा में ये संगीत नहीं चलता। आजकल तो मेरे बेटा बदमाशी वाले संगीत चलते हैं, एक खटोला जेल का भीतर एक खटोला जेल का बाहर, है ना? हाँ, तो इस तरीके का संगीत आज है, लेकिन आज वाले संगीत की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, पहले वाले संगीत की ज्यादा वैल्यू थी, है ना? तो हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक कौन हुए हैं? मामन खां। और मामन खां कहाँ से हैं बेटा? पानीपत से हैं। कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। ठीक है ना? याद रखोगे? हाँ भाई चौहान, ये तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, 2 से ढाई महीने में पेपर आ जाएगा और उसके बाद फिर बोलोगे कि सर सिलेबस नहीं हुआ, इसलिए जो है ना कुछ टॉपिक के लिए मैं पीपीटी का यूज कर रहा हूं। बच्चों सारंगी के अलावा आपको ध्यान रखना है बीन बांसुरी, ढोलक, डरम। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये वाद्य यंत्र भी जो है सारंगी के अलावा हम जब अपना हरियाणवी म्यूजिक करते हैं उसमें बजाए जाने वाले ये वाद्य यंत्र हैं। चलेगा। अब हम बात करते हैं लोक वाद्य यंत्रों की। लोक वाद्य यंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा संगीत में बजाए जाने वाले यंत्र, उन्हीं को हम लोक वाद्य यंत्र बोलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि लोक वाद्य यंत्र कितने वर्गों में बांटे जाते हैं बच्चों? 4 वर्गों में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे तो इनका जो विभाजन है बच्चों वो कब से कब तक किया गया, तो ये जो 4 वर्गों में हमारे लोक वाद्य यंत्र जो है यूज किए जाते हैं, इनका विभाजन 200 बीसी से 200 ईस्वी के बीच भरत मुनि के द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। तो ये जो 4 प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, इनका जो विभाजन है ना वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। और नाट्य शास्त्र के अंदर इनका जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? जब हम बजाते हैं और बजाते हुए बच्चों यहां से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि उत्पन्न किस कारण हुई है, तो उस कारण को समझते हुए इन वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में डिवाइड करने का काम किया गया। ये 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, नंबर 2 हम जिक्र करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरे नंबर पे मेरे दोस्त हम बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र। और चौथे नंबर पे जो होगा ना वो होगा गण वाद्य यंत्र। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। सर ये 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो पहला है तत्, तत् का मतलब होता है तार। तत् का मतलब क्या होगा? तार। बच्चों एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाएगा और तार के इस्तेमाल से
उस वाद्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होगी, ऐसे वाद्य यंत्र को हम तत्वाद्य यंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्वाद्य यंत्र हम बोलेंगे। ठीक है ना, याद रखोगे आप। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब क्या होगा? सुशीर का मतलब होता है हवा। सुशीर का मतलब क्या होगा? हवा। तो मेरे दोस्त, एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर क्या होते हैं? होल होते हैं, छेद होते हैं, और उन होल और उन छेद से जब बजाते हुए हवा पास होगी तो बच्चों उस वाद्य यंत्र के अंदर इस हवा के पास होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होगी, और ऐसे वाद्य यंत्र को हम सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा होगा? एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर चमड़े का प्रयोग किया जाता है। चमड़े का प्रयोग करके बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या होगा? अवनद वाद्य यंत्र होगा। और घन वाद्य यंत्र में मेरे दोस्त धातु का इस्तेमाल किया जाएगा। धातु का प्रयोग करके बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, तो धातु का प्रयोग करके बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र होगा आपका मेरे दोस्त कौन सा? घन वाद्य यंत्र। याद रखोगे। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं तत् या तार वाद्य यंत्र की। मैंने आप लोगों को बताया कि तार की सहायता से बजने वाला वाद्य यंत्र होगा तत्वाद्य यंत्र। बच्चों, यदि मैं आप लोगों को इसका फोटो दिखाऊं कि कैसा होता है ये, तो ये है, आप देखिएगा। ठीक है ना, इनके नाम भी देख लीजिएगा आप। बच्चों, इसका जो नाम है वो है तानपुरा। इसका नाम क्या है? तानपुरा। तो तानपुरा के अंदर यहां पर क्या लगा होगा? एक तार लगा होगा, और इस तार के बजाने से ध्वनि क्या है? उत्पन्न होगी। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? हम तानपुरा बोलेंगे। एक आप लोगों ने देखा होगा इकतारा। इकतारा में भी यहां पर एक तार बंधा होता है, तो ये आपका वाद्य यंत्र होता है इकतारा, जो मीरा बजाने का काम किया करती थी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। इकतारा का मतलब क्या है? जिसमें एक तार हो, उसको हम इकतारा बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। वीणा, सरस्वती माँ के हाथों में आप लोग जो वाद्य यंत्र देखोगे वो क्या होगा? वीणा होगा। तो वीणा भी आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। तो ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं, ये मेरे दोस्त तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र का मतलब है तार की सहायता से। तार की सहायता से बजने वाले वाद्य यंत्र। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त इस तरीके का वाद्य यंत्र आपको नजर आएगा, जहां पर यहां तार बंधा हुआ नजर आएगा, और इसको हम बोलते हैं गोटू वाद्यम। इस यंत्र का नाम क्या होगा? गोटू वाद्यम यंत्र होगा। ये गोटू वाद्यम यंत्र होगा ये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी आप लोगों को एक यंत्र नजर आएगा जिसके ऊपर तार बंधा होगा। इसको हम बोलते हैं विचित्र वीणा। विचित्र वीणा वाद्य यंत्र, ये भी तार की सहायता से ही बजाया जाता है। तत्वाद्य यंत्र में इसको हम शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है सितार। क्या नाम है इसका? सितार। ये जो वाद्य यंत्र है इसको हम बोलते हैं सरोद। क्या बोलेंगे इसे? सरोद बोलेंगे। और ये जो वाद्य यंत्र होगा जहां पर तार बंधा हुआ आपको नजर आएगा, तार की सहायता से बच्चों इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, इसको हम बोलते हैं सवर मंडल। क्या बोलते हैं? सवर मंडल। ठीक है, सवर मंडल।
तो मेरे बच्चों यहां पर तत्वाद्य यंत्र में याद रखना है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हम शामिल करेंगे। एक तो सारंगी, एक दो तारा। दो तारा का मतलब इसके अंदर तार कितने होंगे? दो होंगे। एक अभी हमने पढ़ा सितार, बिल्कुल सितार के साथ इकतारा, जिसमें एक तार होगा उसे इकतारा बोलेंगे। बच्चों बेंजो, बेंजो बेंजो भी तार की सहायता से ही बजता है। इसके अलावा तुम्बी, तुम्बी मेरे बच्चों, ठीक है। वीणा, वीणा के अंदर भी तार होता है। संतूर मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया कि कैसा दिखता है संतूर। सरोद भी मैंने फोटो में दिखाया कि कैसा दिखता है सरोद। और एक होता है तुम्बी से बड़ा तुम्बा। और मेरे बच्चों तुम्बे का जो यूज है ना वो सपेरे करते हैं, किसके साथ? बीन के साथ। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सपेरों के द्वारा बीन के साथ प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो आपको बोलना है वो तुम्बा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तुम्बा होता है, ठीक है ना। तो तुम्बा जो है ना इसका प्रयोग कौन करते हैं? सपेरे करते हैं। और सपेरे आप लोगों ने बीन बजाते हुए देखे होंगे, लेकिन बीन बजाने के साथ साथ वो जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उस वाद्य यंत्र को हम तुम्बा बोलते हैं। और तुम्बे का जो छोटा रूप होता है वो तुम्बी होता है बच्चों। क्या होता है? तुम्बी होता है, ठीक है। तो ये फोटो है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे इन वाद्य यंत्रों की खास बात के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तुम्बा। मैंने बताया कि तुम्बे का जो प्रयोग है वो कौन करेंगे? सपेरे करेंगे। किसके साथ? बीन के साथ। तुम्बा जो है मेरे दोस्त वो किस तरीके से बनाया जाता है? तुम्बे पर चमड़ा, एक कटा हुआ तुम्बा लेकर उसके ऊपर चमड़ा मढ़कर बच्चों इसे बनाया जाता है, ठीक है। चमड़े के अंदर क्या किए जाते हैं? छिद्र किए जाते हैं। और उसमें पशु की आंत से बने तार को डालकर दूसरे छोर पर लकड़ी के टुकड़े से बच्चों बांध दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? तुम्बा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से मान के चलेगा कि ये कोई बच्चों तुम्बा है, इसके ऊपर ये चमड़ा है, ठीक है। यहां पर बच्चों छेद कर लेंगे और यहां एक लकड़ी का टुकड़ा हो जाएगा। और ये जो होगा बच्चों ये आपका क्या होगा? तार। तो इस तरीके का वाद्य यंत्र आपका क्या कहलाता है? तुम्बा कहलाता है। क्या कहलाता है? तुम्बा कहलाता है, ठीक है। बच्चों इकतारे का हम प्रयोग कहां करते हैं? भजन कीर्तन में करते हैं, ठीक है। इकतारा कौन बजाती थी? मीरा बजाती थी। तो इकतारे के अंदर बच्चों क्या होता है? एक तार होता है। इकतारे का जो यूज है पहले भाट लोग और साथ के साथ जो पशुओं को चराने वाले लोग हैं बच्चों वो इसका प्रयोग किया करते थे। तो प्राचीन काल में भाट और पशुओं को चराने वाले लोग जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया करते थे बच्चों उसे इकतारा बोलेंगे। और इस वाद्य यंत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो भजन कीर्तन के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बच्चों दो तारा। एक तारा की तरह ही दो तारा होता है। इसके अंदर तारों की संख्या कितनी होगी? दो होगी, ठीक है। तो दो तारों वाले वाद्य यंत्र को हम दो तारा बोल देंगे। उसके बाद आ जाता है बेंजो। बेंजो, ठीक है ना बच्चों। बेंजो जो होता है ना एक तरीके से हारमोनियम की तरह, हारमोनियम तो आप लोगों ने देखा होगा, तो हारमोनियम की तरह ध्वनि उत्पन्न जब हम बेंजो बजाते हैं तब होती है। तो बेंजो एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हारमोनियम की तरह आपकी ध्वनि उत्पन्न करने का क्या करता है? काम करता है। इसके बाद सितार बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सितार, सितार जो है ना ये वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। सितार मैंने आप लोगों को यहां दिखाया, ये देखिएगा ये है सितार, ठीक है ना। ये है आपका सितार। बस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सितार का जो आविष्कार है वो किसने किया है? तो हम बोलेंगे अमीर खुसरो ने। तो सितार का जो आविष्कार है मेरे दोस्त वो किसके द्वारा किया गया है? सर अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अमीर खुसरो के द्वारा इसका विस्तार किया गया है, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे वीणा की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा होगा? वीणा होगा बच्चों, ठीक है। तो वीणा को सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त माना जाने वाला सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना गया है। तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है।
बच्चों वीणा के अंदर सामान्यतः कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। शास्त्रीय संगीत के अंदर वीणा को प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन से संगीत के अंदर? शास्त्रीय संगीत के अंदर वीणा को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुशिर वाद्य यंत्र की। सुशिर का मतलब होता है हवा यानी कि वायु। बच्चों इनको हम वायु वाद्य यंत्र भी बोल देते हैं। जैसे हम बात करेंगे बांसुरी, शहनाई, ठीक है, बीन, हारमोनियम। तो बांसुरी के अंदर सुराख होते हैं, बांसुरी के अंदर क्या होते हैं? सुराख होते हैं, और उन सुराखों के माध्यम से ही मेरे दोस्त जब हवा पास होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर सुराख होंगे और हवा के कारण मेरे दोस्त ध्वनि उत्पन्न होगी, उनको हम सुशिर वाद्य यंत्र बोल देंगे, या हवा वाद्य यंत्र बोल देंगे, या वायु वाद्य यंत्र बोल देंगे, जिसमें बांसुरी है, शहनाई है, बीन है, हारमोनियम है। बच्चों यहां पर हम बात करेंगे शंख की। शंख जो बाबा लोग बजाते हैं, ये सबसे पुराना सुशिर वाद्य यंत्र माना गया है। तो भारत का सबसे पुराना सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होगा मेरे दोस्त? शंख होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना सुशिर वाद्य यंत्र क्या होगा? शंख होगा। ठीक है ना बच्चों, एक वाद्य यंत्र आपका होगा सुशिर अलगोजा। अलगोजा, ये अलगोजा जो होता है ना, ये छोटी बांसुरी की तरह दिखने वाला वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो एक अलगोजा याद रखेंगे। अलगोजा जो होता है छोटी बांसुरी, बांसुरी तो आप लोगों ने देख रखी है, तो छोटी बांसुरी की तरह मेरे दोस्त दिखने वाला जो वाद्य यंत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अलगोजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलगोजा बोलेंगे। ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं शंख के बारे में। मेरे बच्चों शंख को भगवान का रूप माना गया है। ठीक है, ब्रह्मावृत पुराण के अनुसार चंद्रमा और सूर्य के समान शंख भी क्या माना गया है? एक देव स्वरूप माना गया है। तो याद रखना है कि यह वाद्य यंत्र ऐसा है जो देव स्वरूप माना गया है। देव स्वरूप का मतलब है भगवान के बराबर का दर्जा। जिस तरीके से हम सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, ऐसे ही पहले के लोग सूर्य और चंद्रमा की तर्ज पर शंख की पूजा भी मेरे दोस्त किया करते थे। तो एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी पूजा चंद्रमा और सूर्य के आधार पर की जाती है बच्चों, वो वाद्य यंत्र आपका शंख होगा। क्या होगा? शंख होगा। ठीक है ना। जरूर भाई विकास यादव, उसका लिंक मेरे को जरूर भेज देना। उसका लिंक मेरे को जरूर आप भेज देना। बच्चों हम बात करेंगे तो शंख के मध्य में वरुण, षष्ठ भाग में ब्रह्मा यानी कि पिछले भाग में ब्रह्मा, और अगले भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। तो जो शंख के 3 भाग होते हैं, एक अगला भाग, एक शंख का पिछला भाग, और एक शंख का मध्य भाग। ठीक है ना, एक अगला भाग, एक मध्य भाग, एक पिछला भाग। तो बच्चों अगले भाग के अंदर गंगा और सरस्वती का निवास स्थान, पिछले भाग में भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान, और मध्य भाग के अंदर वरुण का निवास स्थान माना जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त इसको हम देव स्वरूप मान के चलते हैं। ठीक है, अगला जो सुशिर वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। अलगोजा जो होता है ये बांसुरी के जैसा ही होता है, छोटी बांसुरी को ही हम अलगोजा बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी या बांस से ये बना होता है। बांसुरी किसकी बनी होती है? बांस की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। और बच्चों ये जो अलगोजा नाम का वाद्य यंत्र है ना, इसका प्रयोग कौन करते हैं? जो पशु चराने वाले लोग हैं। जो पशु चराने वाले लोग हैं वो इस अलगोजा नामक वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके बाद है बीन। बीन आप सभी ने देखी होगी, शादियों के अंदर लोग बच्चों बीन बाजा जो है बजाते हैं। बीन जो है ये एक प्रकार के तुंबे से बनाया जाता है। बीन आपने देखी होगी ना कि बीच में से बच्चों
इस तरीके का एक तुम्बा मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके की होती है बीन, इस तरीके की मेरे दोस्त होती है बीन, ठीक है ना। और यहां पर भी सुराख होंगे, यहां पर भी सुराख होंगे। और ये जो बीच में मेरे दोस्त तुम्बा होता है ना, तुम्बा, इसी की सहायता से बीन को बजाया जाता है, ठीक है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो लंबा होता है, निचला भाग जो होता है वो गोल होता है। दो नलिकाएं मेरे दोस्त होती हैं और दो नलिकाओं के बीच में क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन यहां से ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बीन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीन के ऊपर सुराख होते हैं, और सुराख होते हैं तो सुराखों वाले वाद्य यंत्र आपके सुशिर वाद्य यंत्र होंगे। कौन से वाद्य यंत्र होंगे, सुशिर वाद्य यंत्र होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों सुशिर वाद्य यंत्र के बाद तीसरा जो टाइप है वो है अवनद वाद्य यंत्र। एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसको चमड़े की सहायता से बनाया जाए उनको हम बोल देते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो एक बार ये नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, सपेरे के पास होती है बीन। बेटा इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, बीन भी समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूं तुम लोगों का। बीन का मतलब बीन होता है, कैसे समझाऊं, बीन बजा के दिखाऊं बीन। तो बेटा बीन तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, शादियों में देखी भी होगी, बीन बाजा बारात, ठीक है ना। और बीन ऐसे ना समझ में आए तो बीन का फोटो आप देख लीजिएगा, गूगल के ऊपर बीन लिखिएगा, बीन का फोटो आएगा, बस आ गई समझ में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाई बीन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आप बोलेंगे सुशिर वाद्य यंत्र है। क्योंकि बीन के अंदर आप देखेंगे कि आगे की तरफ जो दो नलिकाएं होती हैं यहां पर छोटे छोटे सुराख बने होंगे, ठीक है। और जिस भी वाद्य यंत्र के अंदर सुराख बने होते हैं ना, ठीक है मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना है, उसी को हम सुशिर वाद्य यंत्र बोलेंगे। अब हम बात करेंगे अवनद। अवनद का मतलब होगा एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें चमड़े का यूज किया जाता है। बच्चों पहला वाद्य यंत्र तासा। तासा जो है ना, ये मुगलों के समय से चलता आ रहा वाद्य यंत्र है। तो ये एक मुगल कालीन लोक वाद्य यंत्र होगा, ठीक है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बकरे की खाल का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाद्य यंत्र को जब बनाया जाता है तो इसमें जो चमड़ा होगा वो कौन से पशु का होगा, बकरे का। तो बकरे की बच्चों पतली खाल से मढ़कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है तासा। क्या होता है, तासा, ठीक है ना। अब इस तासे को कैसे बजाया जाता है, इस तासे को बच्चों एक फित्ते के सहारे गले में लटकाया जाता है और बांस की पतली डंडियों से इसे बजाया जाता है। इसका प्रयोग आप शादी या विवाह के अवसर पर मेरे दोस्त देखते हैं। यानी कि इसको एक बकरी की खाल से मढ़कर बनाया जाता है, फिर एक बच्चों फित्ते से इसको बांध के गले में लटकाया जाता है और फिर दो बांस की डंडियां लेकर इसके ऊपर मारा जाता है। और इस बांस की डंडियों के मारने से जो उत्पन्न होगी ध्वनि मेरे दोस्त, इस प्रकार के वाद्य यंत्र को हम बोलते हैं तासा। क्या बोलते हैं, तासा। इसके बाद आ जाता है डफ। डफ, तो मेरे दोस्त डफ का जो इस्तेमाल है ना वो हम कौन से नृत्य में करते हैं, एक तो डफ और एक दमाल। तो डफ और दमाल नामक नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या होगा, आपका डफ होगा, ठीक है ना। बच्चों डफ क्या होता है, एक ओर तो इसके ऊपर खाल लगी होती है किसी पशु की, और दूसरी ओर से ये क्या होता है, खाली होता है।
खाली होता है, ठीक है ना। डंडियों के माध्यम से इसे बजाया जाता है। और ये डफ नाम का वाद्य यंत्र सबसे ज्यादा बच्चों लोकप्रिय है कौन से जिले में? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसको हम बोलते हैं डफ। पहले मैं तुम्हें थोड़े से और फोटो दिखा देता हूं। अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा, मैं एक एक को अलग कर देता हूं यहां पे, ठीक है। सबसे पहले है घंटा या घंटी। तो घंटा या घंटी मेरे दोस्त किसकी बनी होती है? धातु की। और धातु की बनी होगी तो ऐसे वाद्य यंत्र को हम क्या बोलेंगे? घन वाद्य यंत्र। क्योंकि घन वाद्य यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बनाते हुए धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें ना तो कोई खाल होगी, ना इसमें किसी लकड़ी का यूज होगा मेरे दोस्त। ये किसी धातु से बनाई जाएगी और धातु से बनाई जाने वाला वाद्य यंत्र आपका क्या होगा? घन वाद्य यंत्र होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बांसुरी। ये है बांसुरी। तो मेरे बेटा बांसुरी जो है ना, इसके ऊपर सुराख होते हैं। और जिसके ऊपर सुराख होंगे वो ये वाद्य यंत्र कौन सा होगा? सुशिर वाद्य यंत्र होगा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? सुशिर, ठीक है। गिटार और सितार, चाहे हम गिटार का जिक्र करें चाहे हम सितार का जिक्र करें, तो मेरे दोस्त दोनों में तार लगे हुए हैं। और तार लगे हुए हैं तो ऐसे वाद्य यंत्र को हम बोल देंगे तत्वाद्य यंत्र। क्या बोल देंगे? तत्वाद्य यंत्र बोल देंगे, ठीक है। ये जो ढोलक आपको दिखाई दे रहा है, इस ढोलक के ऊपर यहां पर मेरे दोस्त क्या लगा हुआ है? चमड़ा लगा हुआ है किसी पशु का, ठीक है। और चमड़ा लगा हुआ कोई भी वाद्य यंत्र होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे अवनद। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अब तो फोटो मैंने दिखा दिया है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पियानो। पियानो के अंदर बच्चों तार लगे होते हैं, हारमोनियम की तरह पियानो आवाज करता है। देखो ये हारमोनियम है, ये पियानो है। तो पियानो जो है वो एक मेज के ऊपर रखा होता है और हारमोनियम को बच्चों हम बैठ के अपने टांगों के ऊपर रख के बच्चों इसको बजाने का क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पियानो है और जो हारमोनियम है, तो पियानो और हारमोनियम दोनों के दोनों तार की सहायता से बजाए जाते हैं। तो इनको हम बोलेंगे तत्वाद्य यंत्र। क्या बोलेंगे? तत्वाद्य यंत्र बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ड्रम, ढोल या नगाड़ा जिसे बोलते हैं। तो बेटा इसके अंदर भी आप लोग देख पाओगे कि यहां ऊपर की तरफ जो है ना किसी चमड़े का यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रम या ढोल, तो ये भी आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? सर ये भी हमारा अवनद वाद्य यंत्र होगा। अवनद वाद्य यंत्र होगा, ठीक है ना। ये है बच्चों बोंपू। बोंपू देखिएगा ये ऊपर की तरफ है, सारा का सारा ये धातु से बना होता है बोंपू। तो धातु से बने हुए को हम बोलेंगे घन वाद्य यंत्र। तो भोंपू किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है बेंजो। बेंजो, वीणा, बच्चों ये आपके होंगे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, ठीक है ना। ये है मंजीरा। देखिएगा हम कीर्तन वगैरह सत्संग वगैरह में देखते हैं कि इस तरीके के वाद्य यंत्र जो महिलाएं हैं वो सत्संग में बैठ के दोनों हाथों से एक दूसरे को बच्चों आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ऐसा वाद्य यंत्र आपका क्या होता है? मंजीरा होता है। और ये जो मंजीरा है इस वाद्य यंत्र को हम किस में काउंट करेंगे? घन वाद्य यंत्र में। तो मंजीरा बच्चों आपका घन वाद्य यंत्र होगा। अब थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों के?
यहां पर हारमोनियम, हारमोनियम में आपको थोड़ा सा ये देखना होगा बेटा कि यदि तत्वाद्य यंत्र के साथ साथ ऑप्शन में दे रखा है सुशिर, तो हारमोनियम को हम सुशिर वाद्य यंत्र में काउंट करेंगे सबसे पहले। हालांकि हारमोनियम में तार भी मेरे दोस्त बंधे होते हैं, तार की सहायता से भी, लेकिन यहां पर ज्यादा जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा, हवा का रहेगा। तो सुशिर वाद्य यंत्र में बच्चों हारमोनियम को हम काउंट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सुशिर ही बताया था, ठीक है। अब बताएगा यहां तक बातें क्लियर हुई। अब ये करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। अब एक वाद्य यंत्र है आपका यहां पर नगाड़ा, नगाड़ा। बच्चों नगाड़ा जो होता है ना, ये लोहे का एक बड़ा कटोरनुमा आकार वाला वाद्य होता है जिसके ऊपर बकरे या भैंस का चमड़ा मड़ा होता है। यानी कि नगाड़ा जो है ना बहुत बड़ा इस तरीके का एक आपको बच्चों कटोरा नुमा आकृति नजर आएगी, और यहां पर मेरे दोस्त चमड़ा आपको नजर आएगा। ये चमड़ा किसका हो सकता है, भैंस का हो सकता है या बकरे का, ठीक है। और बच्चों इस तरीके से बनाई गई आकृति वाला वाद्य यंत्र, इसको बजाया जाता है लकड़ी की डंडियों से। और लकड़ी की डंडियों का जो हम प्रयोग करते हैं नगाड़ा बजाते हुए, उन लकड़ी की डंडियों को क्या कहा जाता है, चोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोब, ठीक है ना। तो यहां पर एक लकड़ी की डंडी होगी जिसकी सहायता से इसे बजाया जाएगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, चोब बोल देंगे। बच्चों जब भी राजा महाराजा के दरबार में कोई नई घोषणा करनी होती थी, तो पूरे के पूरे गांव को बच्चों सूचना देने के लिए क्या बजाया जाता था, नगाड़ा ही बजाया जाता था। राजा महाराजा के गेट के बाहर, राजा महाराजा का जो बच्चों दरबार होता था उसका जो गेट होता था, उस गेट के बाहर ये वाद्य यंत्र रखा होता था। और जब भी गांव के अंदर कोई भी घोषणा को लेकर बच्चों इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी, तो ये नगाड़ा ही बजाया जाता था। और नगाड़े को बजाने के लिए जिन लकड़ी की डंडियों का हम प्रयोग करते थे उन्हें हम क्या बोलते हैं, चोब बोलते हैं, ठीक है। नगाड़े के बच्चों दो रूप होते हैं, एक बड़ा नगाड़ा होता है, एक छोटा नगाड़ा होता है। जो छोटा नगाड़ा होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं जिल। क्या बोलते हैं, जिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिल क्या है, तो आपको बोलना है छोटे नगाड़े के रूप को हम जिल बोलते हैं। छोटे नगाड़े का जो रूप होगा उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, जिल बोलते हैं, ठीक है। ये रहा जिल। जिल क्या होगा, नगाड़े का छोटा रूप होगा। बच्चों डफली क्या होती है, डफ नामक जो वाद्य यंत्र हमने पढ़ा उसका जो छोटा रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डफली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डफली बोलते हैं, ठीक है। कीजिएगा एक बार फटाफट नोट। ये जो मैंने नीचे 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन सिर्फ आपसे एक पॉइंट करके ही पूछेगा कि बताइएगा भाई डफ का छोटा रूप क्या कहलाता है, छोटे नगाड़े का रूप क्या कहलाता है। चलेगा। अब हम बात करते हैं नौबत। एक और वाद्य यंत्र है नौबत। नौबत का जो प्रयोग किया जाता है बच्चों वो मंदिरों के अंदर या राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाने में किया जाता है, बजाने में किया जाता है, ठीक है। तो नौबत का जो प्रयोग है वो मंदिरों में राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाने में किया जाता है। अब आ जाता है खंजरी। खंजरी जो है ना ये जोगियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है मेरे दोस्त। जोगियों
का जो वाद्य यंत्र है, एक आपका खंजरी है, एक आपकी सारंगी है। क्या है? सारंगी है। बस, तो यहां पर याद रखना है खंजरी जो है ना, ये जोगियों का वाद्य यंत्र है। उसके बाद है डमरू। बच्चों, डमरू का बड़ा रूप होगा ढोल, ढोल का बड़ा रूप होगा ढोलक, और डेरू। ठीक है ना? तो डेरू जो है ना, ये गुग्गा नवमी के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। गुग्गा नवमी के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या होगा? बच्चों, डेरू होगा। डमरू जो है ये भगवान शिव से संबंधित है, क्योंकि भगवान शिव ने तांडव करते हुए मेरे दोस्त क्या बजाया था? हाथ में डमरू लेकर उसको बजाया था। ठीक है? डमरू आप सभी जानते हैं, इसके बीच में दो छोटी रस्सियां बंधी होती हैं, और वो रस्सियां बच्चों जब इस वाद्य यंत्र के दोनों ओर लगती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों, वो डमरू की ध्वनि उत्पन्न होगी। और डेरू जो है ये आपका गुग्गा नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे यहां पर ऐसे वाद्य यंत्रों की जो किसी धातु की सहायता से मेरे दोस्त बनाए जाते हैं, जिसके अंदर किसी चमड़े का यूज नहीं किया जाता, जिसमें चिमटा है। चिमटा तो जो नाथ संप्रदाय के लोग रखते हैं चिमटा, तो आपस में वो चिमटा बजाते हुए गलियों में मेरे दोस्त आपने देखा होगा। खड़ताल, भजन कीर्तन के अंदर जो खड़ताल बजाई जाती है। मंजीरा, मंजीरा की फोटो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मंजीरा ऐसा वाद्य यंत्र आपका होता है। मंजीरा ऐसा वाद्य यंत्र आपका होता है। तो बच्चों, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, इनमें बस आपको टाइप याद रखने हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। बाकी आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, बस आप लोग इनके फोटो देख लीजिएगा। काफी फोटो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। कुछ फोटो मेरे दोस्त आप अपने फोन के अंदर गूगल के ऊपर टाइप करके जरूर देखें। ठीक है? शहनाई इस तरीके की होती है बच्चों। शहनाई बजाते हुए बिस्मिल्लाह खां को भी आपने देखा होगा। तो बिस्मिल्लाह खां का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या था? शहनाई था। ठीक है? इसको हम सारंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारंगी बोलते हैं। इसको बच्चों हम डमरू बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डमरू कहा जाता है। हाँ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइएगा ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सारंगी को प्रसिद्धि कौन से लोगों ने दिलाई है? जोगियों ने दिलाई है। सबसे प्राचीन सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप बोलेंगे शंख है। कौन सा है? शंख है। ठीक है? तो मेरे दोस्त, ये छोटा सा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हुआ, और कल जो हम पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे हरियाणा का फिल्म जगत। तो कल मिसलेनियस पार्ट में हम हरियाणा का फिल्म जगत मेरे दोस्त कवर करेंगे। ठीक है? तो आज वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको अटपटा इसलिए लगा होगा क्योंकि ये वाद्य यंत्र हम आज नहीं देखते हैं, आज तो डीजे का जमाना है। तो मेरे दोस्त, कल वाला जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और मैं हाथों से लिख के ही आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि लिखा हुआ जो है उसमें इतना मज़ा नहीं आता है, हाथों से लिखने में जो मज़ा आता है। तो कल जो हम बात करेंगे वो हरियाणा के फिल्म जगत की मेरे दोस्त चर्चा करेंगे। ठीक है? चलेगा। थैंक यू।